Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. As always, it's a pleasure being in front of you and discussing football. And although इस midweek के अंदर matches ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन off field action बहुत ज़्यादा हुआ है. ट्रांसफर विंडो को लेके, UEFA के जो draws हैं उनको लेके, and of course जो एक match हुआ और उसने सारी हेडलाइंस ले ली. दैट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ग्रिम्सबी टाउन, जो उनसे 2 डिवीजन नीचे 50 स्पेसेस जो पिरामिड के होते हैं उनका फ़र्क होते हुए उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो है इस कंपटीशन से बाहर किया. लॉट्स टू टॉक अबाउट ऑन टुडेज प्रोग्राम. उसके साथ साथ वी हैव एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद द न्यू कोच ऑफ द पाकिस्तान मेंस टीम फॉर द मेन टीम एंड द अंडर 23 टीम, मिस्टर नॉल्बर्टो सोलानो, द लेजेंड ऑफ साउथ अमेरिका एंड न्यूकासल यूनाइटेड एज वेल. और टाइम हमारे पास बहुत कम है, सो लेट्स क्विकली गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स विद अस. ऑन माय लेफ्ट उस्मान मलिक, रेडी टू गो. हाउ आर यू सर? ऑल वेल? ऑल गुड अल्तमश. बल्कि ट्रांसफर मार्केट के अंदर जिस तरह से अब काफ़ी करीब भी है शट होने में, और जिस तरह की न्यूज़ मिल रही है बड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग न्यूज़ है. लंदन इज़ एक्चुअली एक जो जितने वहाँ के क्लब्स हैं वो आपस में जो है गुत्तम गुत्ता हुए हैं. हमने पहले देखा आर्सेनल ने जो हाईजैक किया इजी की डील, फिर हमने ये देखा कि टॉटनम ने चेल्सी की डील हाईजैक कर दी. और चावी सिमंस आउट ऑफ नोवेयर ही वाज ऑलमोस्ट रेडी टू साइन फॉर चेल्सी. लेकिन चेल्सी जैसा क्लब जो कि मैं समझता हूँ ट्रांसफर विंडो में जो उनकी हिकमत या जो जिस तरह से उन्होंने डील किया है उनको ये हाईजैक करेंगे, ये एक बड़ी न्यूज़ है. दूसरा, न्यूकासल ने रास्ता खोल दिया है इसाक के लिए क्योंकि रिप्लेसमेंट साइन कर ली है निक वॉल्टरमैन की शक्ल में, जो कि जर्मन अंडर 21 इंटरनेशनल है और मुझे ये बिल्कुल स्ट्राइकर है. हाँ, और मुझे ये बिल्कुल नहीं कहना था कि मुझे ये लग रहा था कि जिस तरह से चीज़ें जा रही थी कुछ ना कुछ एक दिन पहले होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इसाक बाहर बैठ गए थे, वो तैयार ही नहीं खेलने के लिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट कि न्यूकासल उनको वापस लाए. जिस तरह से लिवरपूल ताक में बैठा हुआ, कुछ ना कुछ तो होना ही था इसाक की डील के साथ. क्रंच टॉक्स हुई और फिर ओनर्स जो पिफ है वो बीच में शामिल हुआ और उन्होंने इसाक से बात की कि आप जो है एक सीजन एटलीस्ट जो है रुक जाएं या हम जो है कॉन्ट्रैक्ट में भी बेहतरी कर देंगे, और ये वो हमारे पास रिप्लेसमेंट का टाइम भी नहीं है. इसाक ने उनको भी मना कर दिया. और आई थिंक ये लेकिन इसाक का स्टेटमेंट था कि promises were broken in which he was applying, कि ऑलरेडी ये बातें हो चुकी थी कि वो जाने वाले हैं और फिर वो चीज़ें डील नहीं हुई. चलते हैं. लेकिन सिर्फ मैं एक बात ऐड करूंगा, न्यूकासल यहाँ पे अल्टीमेट विनर यहाँ पे हुआ. कुनिया ने उनको रिजेक्ट किया, एम्बोमो ने रिजेक्ट किया, शेस्को ने रिजेक्ट किया. और लेकिन अब वहाँ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की सूरत हाल देख के ये जो डील है, मुझे लगता है ये इन्होंने बहुत अच्छी डील की है. क्योंकि एक टॉल एक बेहतरीन स्ट्राइकर, सिर्फ 22 ईयर्स ओल्ड, लेकिन 85 मिलियन यूरोस की डील है. तो लगता यही है कि यही रिप्लेसमेंट होगी. लगता है ये जो आपने इससे पहले एक स्टेटमेंट दी, वो आपके अंदर जो प्यार है मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो बाहर आ रहा था इसके अंदर. बहुत ज्यादा आएगा, इस पे हम जरूर बात करेंगे. हाँ, शो भी उसी से स्टार्ट करने वाले. चलते हैं दूसरी मेहमान की जानिब. अब्दुल लतीफ दादा बॉय जो लग रहा है इस वक्त हवाई से स्ट्रेट आ रहे हैं हमारे शो के ऊपर. कैसे हैं सर आप? ठीक है बस तुम्हें शॉल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी. बस उड़कर ही आया हूँ हवाई से मैं. बट ये जो मामला है न्यूकासल टॉटनम और चेल्सी का, मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉटनम ने डील हाईजैक की है, बिकॉज चेल्सी ने तो बिड ही नहीं की ना. मतलब बिड करके अगर एग्रीमेंट हो जाता फिर वो हाईजैक होती तो फिर कोई बात होती. पूरा समर टॉटनम चेल्सी वर लिंक टू शावी सीमेंस, और शावी सीमेंस के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए थे, लेकिन वो बिड नहीं डाल रहे थे. वो मामला ये था कि दे वर वेटिंग कि इनकुंकू को सेल करें. इनकुंकू की डील हो चुकी है एसी मिलान के साथ, वो भी अराउंड 42 मिलियन एड ऑन इंक्लूडेड. आई थिंक वो तो वो अराइव भी कर गए मिलान के. बिल्कुल बिल्कुल, मिलान में अराइव कर गए. जैक्सन का लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, इस किस्म का मामला चल रहा है. और अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स 15 मिलियन यूरोस की लोन फी, व्हिच इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड. इतनी बड़ी तो मैंने कभी लोन फी सुनी नहीं है. तो वो अभी तक डील हुई नहीं है. लेकिन एनकुंकू की डील, जैक्सन की डील चेल्सी इसलिए रोक रहा है बिकॉज दे आर वेटिंग कि अगर न्यूकासल आइसैक को सेल करता है तो फिर जैक्सन अवेलेबल होना चाहिए कैश पैसे के लिए. तो दे आर होपिंग कि न्यूकासल से मैक्सिमम पैसा निकाले. जब 130 मिलियन आएगा उनके पास तो जैक्सन के ऊपर भी खर्च करने के लिए अच्छा पैसा होगा उनके पास. की भी बातचीत चल रही है न्यूकासल की. तो आई थिंक दे आर उनका जो प्राइमरी टारगेट है वो वीजा का ज्यादा सुनने में आ रहा है. वो उनको वीजा के लिए बेशक इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं चेल्सी का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि वो वेट कर रहे हैं. वो बायर्न म्यूनिख वाली डील इसलिए होने नहीं देना चाह रहे वो कि आइसैक जब बिकेगा तो फिर वो वेट करेंगे न्यूकासल के पास जैक्सन का ऑप्शन हो. अगर वो बायर्न म्यूनिख के साथ हो जाता है तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा ना, तो वो अपना ज़ाहिर है मैक्सिमम कोशिश करें जितना निकलवा सके निकाल लें. बिल्कुल सही. ट्रांसफर विंडो को थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं. एक और जो चीज़ इस मिड वीक बढ़ी हुई, दैट वाज द यूसीएल ड्रॉ, यूएफए चैंपियंस लीग का जो ड्रॉ होता है, और अब से सीजन शुरू होने वाला है मिड सितंबर से, एंड द फॉर्मेट हैज़ बीन चेंज्ड एज वेल. सर हमारी स्क्रीन पे डालते हैं कि इस दफ़ा कौन से बड़े क्लब्स का मुकाबला किन के साथ होगा. इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब से फॉर्मेट चेंज हुआ है तब से कंपटीशन में और जो है थोड़ी सी वो बन गई है. एंड
अपने स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं। ओके, परफेक्ट। PSG द विनर्स एंड द डिफेंडिंग चैंपियंस, उनका पहला मैच एट होम वर्सेस बायर्न म्यूनिख, फिर वो अवे खेलेंगे टू बार्सिलोना, उसके बाद एट होम वो खेलेंगे टू अटलांटा, देन दे आर प्लेइंग अवे टू लेवरकुसन, देन अगेन एट होम PSG खेलेगा स्पर्स के साथ, और उसके बाद अवे दे प्ले टू स्पोर्टिंग लिस्बन, एंड देन एट होम दे प्ले न्यूकासल, एंड देन Athletic Bilbao away. So again, very tough fixtures and interesting fixtures. देखते हैं रियल मैड्रिड को एट होम वो खेलेंगे मैनचेस्टर सिटी के साथ, अवे खेलेंगे एनफील्ड पे एट लिवरपूल, देन एट होम यूवेंटस वर्सेस, और उसके बाद फिर अवे खेलेंगे बेनफिका। आई थिंक इट्स अ ईजियर रोड फॉर रियल मैड्रिड, बट देन अगेन दिस इज द यूएफा चैंपियंस लीग, एंड अलमाती की टीम जो है फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कर चुकी है, एंड दे पुट सेल्टिक आउट इन द क्वालिफाइंग राउंड्स, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज़ हम हमारे इंट्रो में भूल गए एक्साइटमेंट के अंदर, कि इसी की वजह से जो है फेनेर्बाचे जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया, एंड जोसे मरीनियो हैज़ बीन सैक्ड बाय फेनेर्बाचे, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी ज़रा देख लेते हैं लिवरपूल को, देखते हैं। दे विल बी प्लेइंग एट होम टू रियल मैड्रिड, अवे टू इंटर मिलान, एथलेटिक बिल्बाओ होम पे खेलेंगे, फ्रैंकफर्ट से वो अवे खेलेंगे, देन PSV मार्से, अगेन बारिंग रियल मैड्रिड एंड इंटर रिलेटिवली ईजियर राउंड फॉर देम एज वेल। फ्रैंकफर्ट में तो उस्मान के फेवरेट मौजूद हैं, एरिक टेन हाग, लेट्स सी हाउ दैट कम्स अलोंग, एंड बायर लेवरकुसन, सॉरी, thank you for the correction, and Chelsea at home they play to Barcelona, very interesting fixture, then again Bayern Munich, Benfica, Atalanta, तकरीबन ये वही टीम है, then Napoli is going to be a tough fixture for them as well, and Barca play PSG, Chelsea, Frankfurt, Club Brugge, and Olympiacos, yes, and Red Star Belgrade and Newcastle as well. So all in all काफ़ी जो हैं वो इंटरेस्टिंग फिक्चर्स होने वाले हैं यूएफा चैंपियंस लीग के अंदर, होम एंड अवे, एंड लेट्स सी कि इस दफ़ा जो है क्या गहमा गहमी रहती है इस कंपटीशन को लेके। पिछले सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था, लिवरपूल डोमिनेटेड इंटायर फर्स्ट सीज़न हम कह सकते हैं, या फर्स्ट पार्ट नंबर 1 क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उसके बाद they started and they were shown the exit door courtesy PSG who went on to win the tournament. जी उस्मान, कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रॉज हैं, और हमें काफ़ी इंग्लिश टीम्स नज़र आ रही है, न्यूकासल भी होंगे, 6 टीम्स होंगी ना, बिल्कुल 6 टीम्स हैं, स्पर्स भी है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, बट आई थिंक ओवरऑल द कॉम्पिटिशन लगता है ज़्यादा ही आपका प्यार नज़र आ रहा है उनके लिए आज। जी बिल्कुल, तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त साबित हो रहा है, हिट हो रहा है, काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, हमें ज़्यादा टफ और एक कंपैरेटिव मैचेस देखने को मिल रहे हैं, और हम देखते थे कि जब ग्रुप वाला फॉर्मेट होता था उसमें अक्सर औकात 1 या 2 ग्रुप ऐसे होते थे जो टफ होते थे, अदरवाइज वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता था कि आप पहले से ही बता दें कि फर्स्ट और सेकंड किसने फिनिश करना है। अब यहाँ पे जो है ना, प्रेडिक्टेबिलिटी का ये हाल है कि हमने देखा है कि पिछले साल मैनचेस्टर सिटी और PSG में कैसा टग ऑफ वॉर था कि कौन क्वालिफाई करेगा, कौन नहीं करेगा। 23rd 24th पे वो आ रहे थे, आप अंदाजा लगे। तो आई थिंक ये एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मेट है, और अभी भी मुझे ये लगता है कि कोई भी टीम अगर टॉप एंड पे यानी कि टॉप 8 में फिनिश करती है तो आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते कि आगे नॉकआउट स्टेजेस में जाके वो सर्वाइव कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो उस लिहाज से यूएफा का द मेन रीजन फॉर डूइंग दिस वाज ये जो सुपर लीग की एक थ्रेट थी उसको एलिमिनेट करने के लिए कि द फिक्चर्स हैव मच मोर मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। कैसे देखते हैं लतीफ? एब्सोल्युटली अल्तमश, और सबसे जो बड़ी स्टोरी लाइन जो आ रही है कुछ कि आर्नल्ड वापस विजिट करेगा लैंडफील्ड पे अगर मौका मिल जाए खेलने का, अगर मौका मिल जाए। वहां से भी बेंच हो गए, वो इंग्लैंड से भी निकाले गए हैं, बॉयहुड क्लब छोड़ के गए थे अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। उसको कहने दें। लेकिन रियल मैड्रिड से तो आई थिंक एक मैच हुआ, 2 मैचेस हुए, एक में वो बेंच पे थे, एक उन्होंने स्टार्ट किया था, तो आई थिंक इट्स अ बिट टू अर्ली। अभी देखते हैं, इतना लंबा सीजन है, कारवाहाल तो इस उम्र के अंदर जाहिर है हर मैच नहीं खेल सका। आर्नल्ड के पास मिनट्स तो काफी सारी होंगी, लेकिन अच्छा दूसरी जो स्टोरी लाइन है, केविन डी ब्रुयना वापस जाएंगे मैनचेस्टर सिटी से खेलेंगे विद नेपोली, तो वो काफी अच्छा होगा। इकी टीके को मौका मिलेगा दोबारा फ्रैंकफर्ट के साथ खेलने का, सो दैट वुड बी मतलब काफी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस निकल के आई हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि यूएफा ने इंसेंटिवाइज किया है टीम्स को कि अपने मैचेस जीत के अपनी पोजीशन वो बेहतर से बेहतर करें टेबल के अंदर, एंड नॉट जस्ट टॉप 8, उसके अलावा भी अल्तमश जो नॉकआउट फिक्चर्स के अंदर जो अब होम एंड अवे जो फैसला होगा वो इस बेसिस पे होगा कि किसने लीग टेबल के ऊपर फिनिश किया। वही ना, जो टॉप 8 पे होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। सो नाउ एवरीवन हैज अ थिंग कि दे शुड फिनिश इन द टॉप 8 क्योंकि इट वाज अनलकी फॉर लिवरपूल के फ्रॉम लास्ट सीजन टू डोमिनेट एंड देन गो आउट इन द
very second round. Exactly. वो टॉप 8 का तो एक और एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जो राउंड ऑफ 32 जिसे हम कहते हैं, जिसे हम प्ले ऑफ कहते हैं, उसमें ही आपकी बचत हो जाती है और आपको वो खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाते हो। तो हर लिहाज से इंसेंटिवाइज के मीनिंगफुल फिक्चर्स होंगे। एंड जो ड्रॉ निकला है, दो टीमें मैं समझता हूं इनका बहुत डिफिकल्ट ड्रॉ है। PSG, नो क्वेश्चन अबाउट इट, दे हैव द टफेस्ट ड्रॉ। उनकी ओवरऑल फिक्चर लिस्ट देखी तो सबसे मोटे तगड़े मुकाबले उन्हीं के हैं। प्लस चेल्सी का भी मैं समझता हूँ काफी मुश्किल, एटलांटा, नेपोली, सॉरी नॉट नेपोली, एटलांटा, बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख, मतलब डिफिकल्ट फिक्चर है, इजी फिक्चर कोई भी नहीं है। रियल मैड्रिड की एक बहुत लंबी ट्रिप होने वाली कजाकिस्तान में, तो वो भी अब देखना है कि इतनी लंबी फ्लाइट को किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि अगला जो उनका वीकेंड में जो फिक्चर होगा। अच्छा मैं बता रहा चलूं, Maybe if they go on Kazakh airline, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन होगी। Absolutely। अच्छा ये अभी मजे की बात ये कि ये जो लिस्ट है पूरी, इसमें अभी फैसला नहीं हुआ है कि कौन सा मैच कब होगा। वो फैसला सैटरडे के दिन होगा जब एक्चुअल ड्रॉ निकलेगा, डेट्स तब सामने आएंगी। अभी तो सिर्फ बेसिक अपोनेंट सामने आए हैं। अल्तमश बिल्कुल सही, आपने स्टोरी लाइंस की बात की। यूएफए बहुत चाह रहा है कि और अपने आप को पॉपुलराइज करे। ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने ये इस इवेंट में ज़्लाटान इब्राहिमोविच को बुलाया और उसके साथ उन्होंने एक बड़ी वीडियो भी अच्छी बनाई है, ज़्लाटान और जो यूएफए के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर शेफरिन, और किस तरह से ज़्लाटान हाईजैक कर रहे हैं इस पूरे मूवमेंट को एंड किस तरह से यूएफए फाइट बैक कर रहा है कुछ अपने साबिक जो लेजेंड्स हैं उनके साथ। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो जो बड़ी इंटरेस्टिंग बनाई है यूएफए ने, इंक्लूडिंग ज़्लाटान एंड द टॉप एग्जेक्स ऑफ यूएफए। Zlatan is UEFA Champions League. I hope we did justice with the headline. Exactly, और वो कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट अवार्ड गॉट ज़्लाटान, तो बिल्कुल आई थिंक, बट व्हाट अ प्लेयर और व्हाट अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, जो इनका वो है ट्रूली डिजर्व आई वुड से। और मैं समझता हूँ कि एक्नॉलेज करना चाहिए। और जब उनको ये अवार्ड मिला और इनसे कहा, पूछा कि आपके फेवरेट गोल कौन सा है, तो एक तो उन्होंने जब इंग्लैंड की बात है कहते हैं one of my favorite goals is versus England and that's because it was against England and सब क्राउड में हंस पड़े कि हम सब में भी सबसे ज़्यादा प्यार इन्हीं को है, इंग्लैंड की टीम के साथ। बिल्कुल अल्तमश, नो डाउट। और चेल्सी को भी एक स्पेशल अवार्ड मिला बिकॉज दे वन। मुझे मालूम था वो मेंशन करेंगे आप, नहीं तो आप कहते तो मैं नहीं करता मेंशन। तो नहीं, मतलब बताना जरूरी है कि दे वन एवरी ट्रॉफी इन अंडर द यूएफए बैनर, सो ऑब्वियसली दे आल्सो गॉट अ स्पेशल अवार्ड। लेकिन ये तो मैं लोगों को कहूंगा कि ये पूरी वीडियो यूट्यूब पे देखें बिकॉज दिस इज हिलेरियस। और इस वीडियो के बाद तो मुझे लग रहा है ज़्लाटान का एक हॉलीवुड करियर जो है उसका हम आगाज देख सकते हैं। जो होस्ट थी उन्होंने पूछा उनसे, इसके बाद आपको नजर आएंगे आप हॉलीवुड में। बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि फीगो ने एग्री किया इस वीडियो टू बी पार्ट ऑफ दिस वीडियो एज़ वेल। फीगो का अपना स्टैचर है और ये जी नॉट जस्ट फीगो, ये जो कुछ जर्नलिस्ट भी इसके अंदर हमें नजर आए, फब्रिजियो रोमानो नजर आए, ओलिविया करके एक सीबीएस की जो वो हैं होस्ट हैं, उनका भी इसके अंदर छोटा सा पार्ट था। तो ऑल इंक्लूसिव वीडियो थी। UEFA went all out to make this award ceremony. Usually काफी boring होती है, to make that quite interesting. Anyhow, आगे बढ़ते हैं जी. Let's discuss the match of the week, which was Grimsby Town versus Manchester United. Who would have thought that United will go out in the second round of the cup competition? Let's have a look at the highlights and then discuss this match. Biggest victory in the history of Grimsby Town, जो इनसे 2 डिवीजन नीचे खेलते हैं। 50 प्लेसेस का फ़र्क है पिरामिड में बिटवीन यूनाइटेड एंड ग्रिम्सबी टाउन। और कप कंपटीशन के दूसरे राउंड से जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बाहर हो चुकी है। जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ तब यूनाइटेड का पहला मैच था वर्सेस आर्सेनल, और उस परफॉर्मेंस को देख के अमोरिम ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली कहा था कि वी आर केपेबल ऑफ बीटिंग एनी टीम इन द कॉम्पिटिशन इन द प्रीमियर लीग। और यहाँ पे ये हाल है कि मैच के बाद उनको ये कहना पड़ा कि मुझे प्लेयर्स ने दिखा दिया कि वो मेरे लिए कितना वो फाइट करते हैं। तो समझ के बाहर है क्या हो रहा है। रूनी जो लेजेंड है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि द क्लब सीम्स टू बी ब्रोकन एट द मोमेंट। लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। अगले इस वीकेंड में दे आर प्लेइंग अगेंस्ट बर्नली। अमोरिम विल बी देयर फॉर दैट मैच, बट डार्क क्लाउड्स। जी उस्मान, कैसे देखते हैं आप? मैंने तो उड़ती खबर सुनी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड ट्राई टू फिनिश एट नंबर 20 टू ऑनर डिएगो जोटा। तो बेसिकली ये खबर सुनी है, शायद उनके ऑनर पे इरादा तो यही है। लेकिन आप अंदाजा फिनिश करना चाहिए नंबर 20 के ऊपर। ऑनर तो ऑनर करने के लिए, डिएगो जोटा को ऑनर करने के लिए नंबर 20 पे फिनिश करने का सोच रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाएं 3.1 मिलियन पाउंड्स की टोटल जो है ना प्लेयर स्क्वाड है ग्रिम्सबी टाउन का, और यूनाइटेड का इस वक्त की जो मालियत है दैट इज 770 मिलियन पाउंड्स। तो कितना फर्क है, आप ये अंदाजा लगाएं। बट आई डोंट नो, आई थिंक एमरॉन ने भी बोला है कि आई थिंक प्लेयर्स जो हैं वो उनकी शायद वो कुछ अपने ही मकासद के लिए खेल रहे हैं। क्योंकि अगर हम मैच की को देखते हैं
तो ये 2 गोल स्कोर हुए फर्स्ट हाफ के अंदर और एक तीसरा गोल डिसअलाउ हुआ। वीरमैन उनका एक असिस्ट और गार्डनर एग्जैक्टली उनका असिस्ट और एक गोल। और ये वो टीम है जो इस वक्त लीग 2 के अंदर 4th पोजीशन पे, ऐसा भी नहीं कि वो टॉप कर रहे हैं। आई होप वो लीग 1 पे चले जाएं। जिस तरह ये जो रिजल्ट है यही इनके लिए बहुत है कि वो पूरा सीजन निकाल देंगे। पाकिस्तान के जो ओटिस खान है वो भी इस क्लब से खेलते थे। अब मतलब तो ये वो, और इनमें एक और जो गोल स्कोरर हैं वीरमैन, वो अंडर 23 यूनाइटेड के साथ ट्रेनी भी रह चुके हैं। तो ये 3-0 हो जाता और फिर मेरा ख्याल है वापसी की भी उम्मीद नहीं होती। लेकिन वार नहीं था इसलिए 3-0 नहीं हुआ। अगर वार होता तो डेफिनेटली वो 3-0 हो जाता। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो पेनल्टी किक्स पे बात जाती है, हैरी मैगवायर जो है वो हीरोइक 90th मिनट पे वो कर देते हैं। एम्बुएमा को भी एक मौका मिलता है पहला गोल करने का। उसके बाद जो है कुनिया जो हैं, जो इतने प्रॉमिस के साथ आए हैं, उन्होंने पेनल्टी मिस कर दी, जो कि बुल्स में पेनल्टी टेकर थे, प्राइमरी पेनल्टी टेकर थे और फ्री किक भी वो लेते थे। फिर ये जाती है बात ऑलमोस्ट सडन डेथ पे और 11 प्लेयर्स दोबारा से जो है ना वो दोबारा से पेनल्टी लेते हैं। यानी कि आई थिंक 23 पेनल्टीज ऑल टुगेदर ली गई हैं। 12-11 के स्कोर लाइन से एग्जैक्टली। अब 23 पेनल्टीज ली गई हैं और उसके बाद फिर एम्बुएमा, जो कि मैंने सुना है कि ब्रेंटफोर्ड वालों ने उनकी एज छुपाई है, 42 इयर्स के वो हैं और उनको 25 करके बेचा है। तो ये आप बड़ा लगता है सारी दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। मुझे पता है कहा था कि तारीफ करें तो मैं तारीफ ही कर रहा हूँ। 30 साल का जो आपको अंदर वो भरा हुआ है और आप देखिए शेस्को जो है वो मेन स्ट्राइकर है और वो कौन सी 8वें 9वें पोजीशन पे जाते हैं वो पेनल्टी लेने। यानी कि क्या माइंडसेट है। 10वें पे बल्कि 10वें पे जाते से ऊपर आए थे वो। और ओनाना तो पता नहीं वो क्या कर रहे थे। वो जो गोल हुआ है वो अपने आप को सुपरमैन समझते हैं कि बगैर जंप मारे जो है वो रियाना का जो गाना है ओ ना ना वो याद आ गया मुझे जी। ओनाना कंप्लीटली शैटर हो चुका है, कॉन्फिडेंस वगैरह टोटल फिनिश हो गया। अभी हम ये बात कर रहे थे कि बाइंडर से पहले ओनाना को लीग में खिलाना चाहिए, तो अब तो मेरे ख्याल से वो तौबा कर लेंगे आमिरन जो को खिलाने के, बिकॉज जो 2 गोल्स थे, जो पहला गोल स्पेशली था वो तो नियर पोस्ट पे जो ओनाना का हाउलर था। सेकंड गोल के अंदर भी आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, ही लुक्स गॉन। ऑन पेनल्टीज के अंदर 4 ऐसी पेनल्टीज थी जिनकी जो इनके हाथ से लग के गोल के अंदर गई। डिड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इनफ हैंड्स। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना चाइल्डिश एटीट्यूड ही एक मैं इसको कहूंगा मसला कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस है तो लग रहा है जानबूझ के नहीं परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पेनल्टीज में ही लुक सो कैजुअल, मतलब 4 दफा आप सही गैस करके हाथ टच करके एमरम अपनी शक्ल छुपा रहे थे, पेनल्टी देख ही नहीं रहे थे। हाँ, वो एमरम पे तो आते हैं अभी। अच्छा सेस्को पे अभी बात करें तो उस्मान ने बताया नंबर 10 आप मतलब 75 मिलियन पाउंड स्ट्राइकर जिसका काम ही है गोल स्कोर करना, वो पेनल्टी शूटआउट पे नहीं आ रहा गोल लेने के लिए, कमाल की बात है। एंड सेस्को आल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी इन रेगुलेशन टाइम 94th मिनट के ऊपर टू फिनिश द गेम। 6 यार्ड से उनको मौका मिला था स्कोर करने का, वो उन्होंने मिस किया। तो सेस्को अगेन आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग, मतलब वो भी एक जो उनकी हाइप थी वो 2-3 मैचेस में वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब एमरम पे अगर आए अल्तमिश, तो आज उनका एक नया स्टेटमेंट आया कि भाई समटाइम्स आई लव माय प्लेयर्स, समटाइम्स आई हेट देम, समटाइम्स आई वांट टू क्विट माय जॉब, समटाइम्स आई वांट टू, अजीब उन्होंने मीडिया में जिस किस्म की बेवकूफी की बात है वो करते आए हैं, वो आज भी उन्होंने की है। Do you think it comes with the job? क्योंकि आफ्टर सम टाइम जो एरिक टेन हाग भी जिस किस्म की बातें करते थे अब लग रहा है कि इनमें भी वो चीज आ गई है। पता नहीं अल्तमिश, ये तो लास्ट सीजन से इस किस्म की बातें कर रहे थे कि वी आर फाइटिंग फॉर रेलेगेशन एंड मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी डे 1 से क्वेश्चन मार्क किए हैं कि ही इज ट्राइंग टू बी टू क्लेवर विद द मीडिया बट ही इज नॉट। मतलब जिस किस्म का सुनते हैं उन्होंने क्या कहा मैच के बाद। लेट्स लिसन टू व्हाट रूबन अमरम हैड टू से आफ्टर दिस मैच। Are you shocked? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। Are you guys shocked at what's going on? Are you shocked? No, I'm not. I was expecting that because जब 2-0 का स्कोर लाइन हो गई थी तो मुझे ये लगा कि 2-0 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रिम्सबी टाउन से 2-0 होगा? ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, वहाँ मैं जरूर शॉक था। आप देखें ना, मैनेजर की बॉडी लैंग्वेज देखें, वो इवन कैमरे में भी देख के बात नहीं कर रहे, वो पेनल्टीज के टाइम पे छुप के बैठ गए थे। उस्मान, मुंह छुपाना मुश्किल हो गया है। 50 प्लेसेस का गैप है फुटबॉलिंग पिरामिड में इन दोनों टीम्स में। लीग 2 की भी 4th पे टीम आ रही है ये, उससे आप इस तरह से हार रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं जब आपने मैच के जो सीजन के पहले मैच पे आपने कहा था कि वी कैन फेस एनी टीम इन द प्रीमियर लीग। So this is the lowest यूनाइटेड, अगर आप देखें 15th पोजीशन पे लास्ट सीजन, दैट वाज द लोएस्ट पोजीशन जो उन्होंने फिनिश किया। और विद लीग 2 टीम आई मीन आप अंदाज़ा लगाएं। और मुझे लगता है कि प्लेयर्स आर वेरी मच डिसजॉइंटेड, उनको पता ही नहीं है। और अभी आप देखें जो बाइंग की है यूनाइटेड ने, जो प्लेयर्स खरीदे भी हैं,
अभी भी 200 सवा 200 मिलियन से ज़्यादा की जो है उन्होंने बाइंग की है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। और जो प्रॉब्लमैटिक पोजीशन है जैसे गोल कीपिंग और डिफेंसिव मिडफील्ड, उसके लिए पैसे ही नहीं है। अब एंथनी कितने का बिकेगा? 30 का आपने रैशफोर्ड बेच दिया। अगर बिके वही बॉम्ब स्क्वाड का हिस्सा है जी। लतीफ क्विक फिर आगे बढ़ते हैं। तो अल्तमश आमिरम की अगर बात करें तो सबसे जो पिक्चर जो मीडिया के अंदर आई है जो हॉन्ट करेगी उससे कि 68 मिनट के ऊपर टैक्टिक्स बोर्ड के ऊपर यूं मार्कर्स हिला रहे थे वो what sort of message magnet हाँ tactics बोलते हैं तो what sort of message is he trying to put across against a team like Grimsby? You don't need tactics, आपको सिंपल एक फाइट करनी है, दिखाना है मिडफील्ड के अंदर। they were overrun in midfield, just two midfielders जो उनकी एक स्लेवरी टू हिज फॉर्मेशन जो है ना, ये स्लेवरी बेसिकली इनको डुबाएगी, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अल्टीमेटली आप देखें ना, एंटोनियो कॉन्टे देखें वो भी 3 मैन डिफेंस खिलाता था। क्या हुआ जब नेपोली गया, जब टाइटल जिताया तो उन्होंने 4-3-3 खिला दिया ना। शाबी अलोंसो सारी जिंदगी बायर लेवरकुसन के अंदर उसने 3 मैन डिफेंस खिलाया, अभी रियल मैड्रिड के अंदर आया, लास्ट मैच में देखे फॉर्मेशन उसने एडजस्ट की ना प्लेयर्स को सूट करने के लिए। तो अमरम कौन है भाई, ये क्यों नहीं एडजस्ट कर सकता है? एंड उस्मान ने बिल्कुल सही कहा कि ड्यूरिंग द पेनल्टीज वो छुप रहा है, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज इज ही गिविंग टू हिज प्लेयर्स? यू नीड टू बी स्टैंडिंग राइट देयर विद सीना तान के अपने टीम के साथ, आप पीछे छुप के बैठे हुए। तो जिस किस्म के इसका एटीट्यूड है, जिस किस्म की जो ट्रेंड जा रहा है, he will get a sacking, no question about it। मतलब ये once he was just a matter of time manager for so many long games। जो विन रेशियो है, it is the worst after सर एलेक्स फर्ग्यूसन के रिटायर होने के बाद, worst for any मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। अभी 7-8 महीने हो चुके हैं, अभी कोई एक्सक्यूज ही नहीं बची। मतलब अभी हम प्री सीजन भी पूरा मिल गया समर के अंदर, अब मैं कैसे उसको डिफेंड करूं? आई थिंक एक तो ओले गुनार सोल्शर जो है वो भी, उनको भी सैक कर दिया गया, मूरिन्हो को भी कर दिया। तो 2 कैंडिडेट्स तो इस वक्त अवेलेबल है अगर ये सैक नहीं ये तो तो मजाक उड़ा रहे हैं मैन यू का। वो तो आज ये लगता है बड़े मजाक के मूड में आए हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस जो इस वीक के शुरू में मैच हुआ था मंडे इवनिंग को, न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। एंड लिवरपूल ये मैच जीता है, लेकिन बड़े मुश्किल से उन्होंने ये मैच जीता डिस्पाइट प्लेइंग अगेंस्ट अ 10 मैन न्यूकासल। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल। Boy wonder for Liverpool, 16-year-old N'Gomo saving the day at St James's Park for Liverpool. 3-2 के स्कोर लाइन से वो जीते हैं despite the fact that Newcastle were playing with just 10 players. Brilliant match, exciting stuff happening in that match. जी उस्मान। बिल्कुल, मैं समझता हूँ न्यूकासल की जितनी Liverpool living on the edge. एग्जैक्टली जो टीम अच्छा खेली वो हार गई बेसिकली। व्हाट अ लकी रिजल्ट फॉर लिवरपूल। और ये दूसरा मैच है जिसके अंदर हमें डिफेंसिव फ्रेजिलिटीज हमें नजर आई हैं लिवरपूल की, और ये एक सवालिया निशान जाता है लतीफ को, डे 1 से कह रहे हैं। बिल्कुल, और इवन दो बड़े सेट डिफेंडर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, कोनाटे और वैन डाइक। लेकिन अगर हम मैच की बात करते हैं तो आप अंदाजा लगाएं, एक तो ईसाक की जो हाइप और उसकी वजह से जो टीम पे उसका असर होगा, और फिर प्लेइंग अगेंस्ट दैट ओपोनेंट जो ईसाक को साइन कर रहा है। इन्होंने न्यूकासल ने फ्रॉम द वर्ड गो जैसी मैच स्टार्ट हुआ डोमिनेंस दिखाई, चाहे वो पोजेशन की डोमिनेंस हो, चाहे अगर हम देखें कि जब तक गॉर्डन सेंट ऑफ नहीं हुए थे तब तक ही वाज बीइंग वेरी क्रिएटिव एंड एक्टिव जो है बॉक्स के अंदर, और पूरी टीम बड़ा अच्छा खेली। यहाँ पे एक और चीज़ ये हुई कि वो एक बड़ा ख़तरनाक टैकल जो है वो गॉर्डन ने किया जिस पे उनको रेड कार्ड मिला। लेकिन लिवरपूल बहुत ज़्यादा कटिंग एज हमें फिनिशिंग अगर हम देखें, पहला गोल अगर हम बात करते हैं, उसके बाद एक टीके को मौका मिलता है जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होता है। तो 10 मैन के साथ न्यूकासल और ख़तरनाक से ख़तरनाक हो गई और बड़ा मुश्किल हो गया। फिर हम देखा सेट पीस के अंदर लिवरपूल का सबसे बड़ा मसला है गोमेरेस, जिनको कर्किस बिल्कुल अपनी बैक दे रहे हैं, उनको डिफेंड करना चाहिए था। वो पहला गोल हुआ। फिर एक और सेट पीस का मौका आता है जिसके अंदर जो नए उनके साइनिंग है ज़केड ओसोलू, उन्होंने जो है वो 2 ऑल कर दिया। और फिर 90th मिनट तक ये लग नहीं रहा था, लिवरपूल के जो फैंस हैं वो ये चाह रहे थे किसी तरह से विसल बज जाए और ये ड्रॉ हो जाए, और न्यूकासल फैंस ये चाह रहे थे कि लंबा हो जाए, और वो लंबा हो गया। 10 या 11 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था बिकॉज वो इंजरी की वजह से, इंजरीज जो है 3 या 4 तो इंजरीज हुई हैं। और उसके बाद जो क्या बेहतरीन डमी साला का असिस्ट था, और सबोस्लाई की डमी, और फिर रियो एनगोमो the next big thing I would say, or huge potential I think left hand side पे। तो it's a lucky win for Liverpool and hopefully another win is coming soon in shape of Isak। नहीं तो मुझे बताएं, ऐसा क्या सेंटर बैक में खेलने वाले हैं?
नहीं वो मार्क गे की बात चल रही है। मतलब ये सारा फोकस इसाक के ऊपर क्यों है, जबकि एक ऑब्वियस डिफेंसिव वीकनेसेस हैं। मतलब चलने सेंटर बैक में तो वही है, आप राइट बैक पे हमें यहाँ पे नजर है साबिसलाई खेल रहे थे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो दोनों उनके जो राइट बैक्स हैं फिट होके आ जाएंगे। सेंटर मिडफील्ड जो सबसे पिवटल एरिया है, वहां पे सिर्फ एक बंदा ग्रेवेनबर्च जो सीडीएम है, जो डिफेंसिव मिडफील्ड का रोल है। तो पूरा सीजन क्या लिवरपूल जैसे लास्ट सीजन उन्होंने निकाला था ग्रेवेनबर्च के साथ, इस सीजन भी एक्सपेक्ट करेंगे ग्रेवेनबर्च सुपरमैन है और वो हर मैच खेलेंगे और वो पूरा सीजन फिट रहेंगे। ये भी बिल्कुल आपके पास तो आइसैक के मतलब मैं समझता हूँ फोकस जहां पे जरूरत है उधर होना चाहिए। मार्क गुएही की जो डील है वो फंडामेंटल है, अगर वो नहीं होती है तो आर्सेनल हैज टू बी द फेवरेट। मतलब फिर आर्सेनल की कोई वीकनेस है ही नहीं उनकी तो। और इस मैच की अगर बात करें तो मैं न्यूकासल के लिए तो खैर बहुत ही अब मुश्किल एक वक्त मैं देख रहा हूँ। सिंपल बात ये कि क्रेग जो गॉर्डन है 3 मैच सस्पेंशन उनकी हो गई, जोलिंगटन, टोनाली एंड शार, 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वो इंजर हो गए इस मैच से। तो सिर्फ 3 पॉइंट्स नहीं हारे न्यूकासल ने, ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हारे, 4 प्लेयर्स बल्कि जो हारे, ये ज्यादा डैमेजिंग बात है बनिस्बत सिर्फ 3 पॉइंट्स के। एंड जो सेकंड हाफ में जो गोल्स थे, मतलब वो तो जो ओसुलू का जो गोल था वो तो एक लॉन्ग पंट था निक पोप का, डिफेंसिव मिस्टेक थी ऑब्वियसली। कोनाटे पता नहीं क्या कर रहे थे, कोनाटे का वैन डाइक थे उसको जो कोनाटे वो उन्होंने बल्कि असिस्ट किया, उन्होंने तो असिस्ट किया, ही वाज नॉट फोकस्ड एट ऑल ऑन द बॉल। वो उनका एक हाउलर था कि जिस तरीके से ओसुलू को एक इजी मौका मिल गया। फिर वो ब्रूनो गिमेरिश थे, ही जस्ट वांटेड टू विन दैट बॉल एट ऑल कॉस्ट एंड कर्कस छुप रहे थे, अपनी कमर दिखा रहे थे। मतलब शैम्बल्स डिफेंसिवली लिवरपूल वर इन शैम्बल्स, नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड मैं सरप्राइज नहीं होता अगर ये ड्रॉ हो जाता। न्यूकासल डिड वेल फॉर अ ड्रॉ, बट रियो एंगुमो, अच्छा एंगुमो का अभी चक्कर ये कि चेल्सी और लिवरपूल का अभी ट्राइब्यूनल के अंदर पूरा मामला जाने वाला है, बिकॉज एक ट्रांसफर फीस है वो दोनों एग्री नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो 16 ईयर से कम उम्र में अगर एक क्लब से दूसरे क्लब पे प्लेयर जाता है तो फिर कोई ना कोई एक डेवलपमेंट फीस होती है, ये तकरीबन 5 मिलियन के अराउंड होगी, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता होगी। तो अब तो देनी चाहिए, हाँ वो तो देनी ही पड़ेगी, मतलब कोई चॉइस नहीं है, मतलब वो तो इसमें कोई वो नहीं होती। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच था, बट न्यूकासल और लिवरपूल के लिए बहुत सारी चीजें हैं फोकस करने के लिए। बिल्कुल सही। चलें जी, अब तक एज ऑफ नाउ जब ये शो हम कर रहे हैं, अब तक जो अपडेट्स आई हैं ट्रांसफर विंडो को लेकर क्विक उसको ज़रा देखते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। And Spurs on verge of £52 million signing of Xavi Simons from RB Leipzig. ये डील तो हो चुकी है एंड अब हो चुकी है, ये आगे बढ़ते हैं। And Newcastle on the verge of signing Walt made in £64.9 million deal. This is pretty much done as well. And of course, Jose Mourinho has been sacked by Fenerbahce. ये इनका 10वां क्लब था एंड लेकिन यूजली कहते हैं ना कि 3 साल तो निकालते ही हैं किसी क्लब के साथ, इनको जो है 1 साल के बाद ही जो है फारिग कर दिया गया है। शुरू में ये बात आई कि बाय म्यूचुअल कंसेंट, लेकिन उसके बाद जो है फेनेर्बाचे ने कंफर्म किया कि नहीं, ही हैज़ बीन लेट गो, क्योंकि इनका एस्पिरेशंस थी चैंपियंस लीग, वो नहीं हो सका। प्लस दे हैवंट बीन एबल टू थ्रो गैलाटासराय ऑफ द पर्च। ये फेनेर्बाचे जो है वो सेकंड ही आया है इनके साथ भी। एंड इनके बहुत सारे अगले और भी मसले मसाइल थे, बार बार लीग को क्रिटिसाइज़ करना, रेफरीज को क्रिटिसाइज़ करना, हर वक्त लोगों को ब्लेम करना, तो ये सारी बातें काफ़ी इनके सामने आ रही थी। जी उस्मान। जी देख, एक तो चावी सिमंस की डील बहुत ज़रूरी थी टॉटनम के लिए, इतनी शायद ज़रूरी चेल्सी के लिए नहीं थी, बिकॉज ऑफ कोर्स जेम्स मैडिसन भी इंजर्ड हैं, कुलुसेस्की भी इंजर्ड हैं, तो वो जो अटैकिंग मिडफील्ड की ज़रूरत थी, जो इजी की भी इन्होंने बिड की थी, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर स्पर्स। बिसाइड जो दूसरी डील है वो तो हमने बात कर ली ऑलरेडी न्यूकासल की। जहाँ तक मोरिन्यो की बात है तो पहले यही बात आ रही थी कि वो खुद छोड़ के गए हैं, लेकिन अब जैसे आपने बताया कि उनको सैक कर दिया गया है। और एग्जैक्टली आई थिंक अगर जिस लीग को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और वहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है उन्होंने गालातासराय ने जो है ओसिमेन जैसा प्लेयर साइन किए हैं और उनकी ज़्यादा बेहतर साइनिंग्स हैं कंपेयर टू फेनेर्बाचे, लेकिन जो फेनेर्बाचे क्लब है उन्होंने मोरिन्यो को बहुत सपोर्ट किया। इस सीज़न के अंदर भी कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उन्होंने खरीदे और यही उनकी नीयत थी कि चैंपियंस लीग में कुछ करेंगे। लेकिन आई थिंक मोरिन्यो जो है ना थोड़ा सा आउट ऑफ डेप्थ हो गए, क्योंकि फुटबॉल चेंज हो गई बेसिकली। अब जो है वो प्रेसिंग एंटी प्रेसिंग फुटबॉल चल रही है, वो टिकी टाका वाला जो एक दौर था वो उसकी एवोल्यूशन हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि वो ही इज टोटली आउट ऑफ डेप्थ। मेरे हिसाब से अगर उनको अब आगे अपना जो है मशवरा, मैं कौन होता हूँ देने वाला, लेकिन मेरा ख्याल उनको सऊदी लीग को अप्रोच करना चाहिए और शायद वो वहाँ पे अल नसर को या रोनाल्डो को कुछ जिता दें।
सऊदी लीग से ज्यादा मैं समझता हूँ मरीनियो इज वुड बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर नेशनल टीम। अल्टीमेटली इट्स अबाउट टाइम नाउ कि वो पोर्चुगल हो जाए और या कप गेम्स बेल्जियम। में वो ज्यादा सक्सेसफुल क्लब गेम्स के अंदर जो मरीनियो की एक फिलोसफी है ना कि एक तो सीज मेंटालिटी है, अस अगेंस्ट द वर्ल्ड वाली, एक वो प्लेयर्स के अंदर जो इंजेक्ट करते हैं मेंटालिटी। नंबर 2 जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है कि जहां पे एक 10 मैन उनका डिफेंस होता है, पार्किंग द बस वाला जो फुटबॉल है, और फिर काउंटर अटैक को हिट करते हैं, वो टूर्नामेंट फुटबॉल के अंदर एक बेहतर चीज मैं समझता हूँ चल सकती है। लीग के अंदर अब इनका टाइम हो गया है, और एक लेजेंडरी फिगर है नो डाउट। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, मतलब हर जगह उन्होंने लीग जीती है, 2 दफा चैंपियन लीग भी जीत चुके हैं वो, तो ही हैज अचीव्ड अ लॉट। मतलब ही विल बी हेल्ड इन वेरी हाई रिगार्ड, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अपने जमाने के वो टॉप मैनेजर थे, लेकिन अब जमाना चेंज हो गया, जमाना खत्म हो गया उनका। ट्रांसफर मार्केट की अगर मैं लग रहा है बात करूं, पेप का भी जमाना खत्म हो रहा है। पेप का आखिरी सीजन है। अच्छा, ये डोनारूमा की जो डील होने जा रही है, दिस कंप्लीटली लुक्स लाइक कि भाई, क्योंकि इस सीजन के बाद पेप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि भाई एक सीजन के लिए बस मैं फॉर द हियर एंड द नाउ में ले आता हूं, बिकॉज डोनारूमा इज नॉट गुड विद क्रॉसेस, ही इज नॉट गुड विद सेट पीसेस, ही इज नॉट गुड विद द बॉल ऑन हिज फीट। तो फिर डोनारूमा क्यों आ रहे हैं मैनचेस्टर सिटी? फ्यूचर में तो फाइनल जिता दिया पीएसजी को नहीं, लेकिन तो उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो फिट ही नहीं करते पेप जो गार्डियोला पिछला के मैच हिसाब था से। एडिसन तो लग रहा है कि अब फेवर में नहीं है, और जो Absolutely. पिछला मैच था सिटी का, और जो उनके नए Trafford. गोलकीपर्स या जो वहीं से बर्नली गए थे वापस आए, उनके आपने जो परफॉर्मेंस देखी उसके बेस पे ही वो आ रहे तो होंगे। एडरसन तो फिट है ना, एडरसन को क्यों नहीं खिला रहे? अच्छा, वो स्टीवन ओटेगा को तो भूल ही गए सब, उसके बेचारे की कोई बात नहीं हो रही। लास्ट सीजन आपने देखा कितने स्टार्ट्स मिले थे उनको, वो कौन सा अचानक से ओवरनाइट खराब तो नहीं हो गए ना वो। अच्छा, आर्सेनल ने भी एक और इंपॉर्टेंट डिफेंसिव साइनिंग की है, हिनकैपी जो है फ्रॉम बायर लेवरकुसन, उन्होंने वो डील हो गई है लोन कवर विद एन ऑब्लिगेशन आर्सेनल टू पता नहीं बाय। क्या करना चाह रहा था, दे आर बाइंग द लीग। किवियोर जो एक सेट सेंटर बैक थे, लास्ट सीजन जब इंजरीज हुई थी सेंटर बैक में आके उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उनको उन्होंने पोर्टो सेंड कर दिया है। तो मुझे तो डील समझ में नहीं है, बिकॉज़ आई थिंक किवियोर ओवर हिनकैपी फॉर श्योर। हिनकैपी सपोज्ड टू बी Potential है ना। बायर लेवरकुसन में उनका तो बड़ा first फ्लॉलेस team में तो- सीजन first गया, team में लेफ्ट तो हैंड नहीं पे भी आने खेलते वाले। हैं वो, लेफ्ट बैक भी खेलते हैं, सेंटर बैक भी वो खेलते हैं। रिजर्व बेंच पे होंगे ना, फर्स्ट चॉइस तो वो नहीं But बनने that's वाले। what Arsenal is तो doing. जो एस्टैब्लिश बंदे थे बेंच पे जो आके अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, किवियोर, उनको निकाला, मुझे नहीं समझ आ रहा। आई स्टिल वुड हैव पिक किवियोर ओवर हिनकैपी फॉर दिस सीजन एटलीस्ट। फ्यूचर में ऑब्वियसली हिनकैपी की जो सीलिंग है वो काफी हाई है, काफी अच्छे बन सकते हैं, लेकिन मैं अभी की अगर बात करूं तो चलिए बिल्कुल सही है, इसको यहाँ रैप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़रा बात हो जाए पाकिस्तान फुटबॉल की। एंड पाकिस्तान के लिए कुछ टूर्नामेंट्स, अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं, जिसके अंदर अंडर 23 के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है दे विल गो पार्टिसिपेट इन द AFC क्वालिफाइंग कंपटीशन जो खेला जाने वाला है कंबोडिया के अंदर। उसके लिए हमारी टीम जो है वो अनाउंस हो चुकी है। ज़रा नज़र डालते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर कि कौन कौन प्लेयर्स हैं इसके अंदर। मिकाइल अब्दुल्ला, कोर्स डायस्पोरा प्लेयर, उसके बाद अली रज़ा, उमैर बहादुर, सलमान अली, फुरकान उमर एंड अदील यूनस, ये आपके फॉरवर्ड्स हैं। मिडफील्डर्स में आपके तुफैल खान, अली जफ़र, अदनान जस्टिन एंड मोहम्मद जुनैद। दैन डिफेंडर्स में हसीब खान, हमजा मुनीर, मुहिबुल्ला, अहमद सलमान, मोहम्मद अदील, अनीस अमीन, जुनैद शाह, मोहम्मद हारून, अब्दुल रहमान। एंड गोल कीपर्स में 3 चॉइसेस हैं, आदम नजीब, हसन अली एंड उमैर रूज। और इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से इनका ट्रेनिंग कैंप भी जारी है। पहला मैच होगा पाकिस्तान टीम का 3 सितंबर को होगा वर्सेस इराक, और उसके बाद वो खेलेंगे ओमान के साथ। टफ कंपटीशन है, टफ ड्रॉ है, लेकिन लेट्स सी व्हाट द न्यू कोच नॉर्बर्टो सोलानो कैन डू एंड कैन अचीव विद द लॉट अंडर 23 लॉट। एंड नॉर्बर्टो सोलानो को भी पाकिस्तान आए तकरीबन अब 10 दिन हो गए। पेरू और न्यू कासल के लेजेंड, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं अपने टाइम के ये। एंड वी वर ऑल वेरी सरप्राइज जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान आके वो कोचिंग देने वाले हैं, टीम के साथ टीम का वो हिस्सा बनने वाले हैं। सो लेट्स विश हिम द वेरी बेस्ट। एंड वी गॉट अ चैट विद हिम अर्लियर टुडे। काफ़ी अच्छी उनसे हमारी गपशप लगी कि किस तरह से उनका पाकिस्तान आना हुआ, क्या उनके गोल्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए, एंड अब तक का उनका सफ़र कैसा रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। सो जो गुफ्तगू हुई ज़रा आपके साथ भी शेयर करते हैं। Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Pakistan, bienvenido Pakistan football. Welcome to Pakistan. Norberto Solano, thank you for joining us. How are you? Estoy muy bien. Thank you very much. I'm fine. I'm really, I cannot go in the Urdu language yet, but I will get there soon. So, yes, I'm really, like I'm saying before, really proud and really, really happy to get a wonderful challenge, wonderful opportunity. Always, I will say in football, when you work in the national team, is the best great opportunity for any coach. Doesn't matter, I'm not from Pakistan, but my feelings, my heart will be working as I know how much is important for any footballer
all the nation to Pakistan doing well. So I'm really pleased to be here. It's an honor. I'm always say thank you to all the federation from Pakistan, and especially the president Mohsen Gilani and his all people around him and the staff working in the federation to accepting that great opportunity to give me to me to be here. No. Absolutely. Everyone, all the fans, all the stakeholders, and the federation, everyone is very happy that you've accepted this challenge and you have come to Pakistan. And as you mentioned, Mohsen Galani, he himself also said that you're the most high profile coach the Pakistan team has ever had. How does that make you feel? Well, like I'm saying, it's good to know when people, especially the president, this believe what we can do. I'm being so far in Pakistan training with the boys will be nearly 1 week. So I can see the talent. I can see the talent. These boys show how hungry they are for playing football in the high level. So yes, it's a great opportunity to for us now to go to the very early tournament in Cambodia with under 23s. So I told the boys it's a great opportunity for them to represent the country in the best way. And at the same time, it's a great opportunity for them careers. You know, if you're doing well in the tournament, Pakistan start to get a competitive team as a national team is a great opportunity for everyone. So we hope so next week when we in Cambodia, we have a really tough matches against three good national teams. So we prepare for that. We prepare for that. So far I saw the talent. I hope so. Fingers crossed, like you say in your country, inshallah. So we can do well. Inshallah, definitely. Now, as you mentioned, Norberto, yourself, you've had a few training sessions with the under 23 team. And as you mentioned yourself, that the challenge ahead is very tough. Realistically, how do you see Pakistan's under 23 chances right now? And how satisfied are you with what you've seen so far? Yeah, like I'm said to you before, you can tell the boys, you can tell the talent, but it's not the boys' play problem. Sorry, as you know, now with the new president, is a man we know he loves football. He know what to do for the football, so it will be a step by step. I know the competition, as you say, it never is easy any competition for anyone. So I like it because the boys really hungry, show great attitude in the training sessions. They want to learn. You can tell in the faces. They are so exciting every day coming to training. We have a really tough week because we have to adapt in double session because they need to be fit. Football now in this generation, in this time of football, you must to, apart from your talent, you must to be fit. As Yes. we know the issues in the Pakistan football for this boy, they don't play regular football weekend and weekend like in other countries. But like I'm saying, with that enthusiasm, I'm really positive person. You know, I know it will be tough. Yes, it's but we don't want to hear that boy. I told to them the message is not that because that's some excuse. Yes. So we have to go prepare. So make sure to we will have the first match will be really tough against Iraq. Very good national team. They have a very good players. But what happened about what about us? We need to as well to try to show well organized. I try to be a team, compact team, solid team, and with all your heart, all your love, your country, you have to go and compete. And after the initial tournaments, which are coming up back to back for the under 23 team and then the men's team as well, what groundwork and what infrastructure would you like to see implemented in Pakistan football? Because, like you said, you've taken this as a challenge, something which is starting from fresh now. Well, the thing is, the main thing, the important thing is, remember the national team is nothing to do when you're working in your club. The club, probably you have any club, any player, wherever they came from, they have their own philosophy, whatever. But I will say it will be very important. These boys, to start to get competitive every weekend. I know sometimes they have a quite long break without playing football. That's no normal. When we're talking about football around the other federations. So that's a big target for everyone in Pakistan to. I hope so. It will come very soon that the players start to feeling like they will be in as a professional, professional league, treatment as a professional player. So be competitive weekend, week and a week. So that's
But national team, what we say all the time, is a short period because, as you know, it's only the players allowed to come when the FIFA rules is only allowed to come for short time. But that short time, we have to be very important, focus. Very important to get together. The only way my feelings and what I'm learning football is if we not together, we cannot win anything. So we hope so that tournament give a if we have a quite good result, give a little belief and belief to everyone in the federation, in the Pakistan football. The fans start to get a little bit more emotional with the football. I know here the cricket and the hockey is the main people very popular, but we hope so with the football start to with this new generation because a lot of boys want to play football now in Pakistan. So we hope so with good results start to believe and building this project. You will see very soon yourself, Norberto, that how much the people love football, especially the younger generation. As you mentioned, when we have home games, you'll see the support with the Pakistan team for sure. And Norberto, I was reading that it's actually a friend of yours who mentioned in St. James's Park in Newcastle about this opportunity to work with Pakistan football. Please tell us more about this story. How did this come about? Sometimes world is very small. Always have a very good, as you know, is in England is a lot of popular, a lot of Pakistani people used to move to England for a long time ago. So that coincidence, my friend is a lovely guy. It's called Zach. He born in England, but of course his family from Pakistan. He always let me know about Pakistan many times. So coincidentally, and after when the president Mohsen Gilani start to looking for a coach, things like that. For coincidence, some people around, so friendship, he told me, "Are you fancy?" I say, "Okay, it will be really tough, but it's amazing. It's good. It's an honor to be in the national team." So that's happened. That's happened. I get in touch with the president Gilani, and he's part of the Shahai, one of the directors being in this world in there. So that's the conversation started going on, and finally I'm here. So I'm very proud. I'm very lucky. So hope so we can all the love you show already to me. I hope so we give it back with results. A lot of magic seems to happen in Newcastle and Deanside, especially when Norberto Solano is involved, like your band, which you used to play for over there, Jordi and the Latinos, and of course, being the first Peruvian to come there, and now finding about the coaching opportunity in Pakistan and Newcastle as well. So, what expectations did you have when you were coming to Pakistan, and have those expectations lived up to what you've seen so far? How have your first 10 days been over here, culturally, and the people you've met? Very warm. I tell you, your country is very warm. I thought a little pretty similar compared with my country, Peru. Is very pretty similar, especially the way you drive. The way you drive, very similar, my friend, with competition. But in general, as you say, is slowly people probably at the moment don't get recognized much because, as you know, but in general, very warm people. All the people I'm here at the moment in the hotel here in Islamabad. Islamabad is so beautiful, nice people, really very kind. So like I say, my friends, the only one can offer and can promise is working really hard from my heart and really looking forward to be successful with Pakistan, the main important Pakistan national team. I'm representing Pakistan national team, so I hope so. With all my knowledge, what I learned in football, can pass into everyone here, and especially into the players to represent the best way. I will say to them all the time, you represent your country, you represent many millions on millions of people from your country, so we have to make sure to working properly and do the best, give everything. And after, like I said, sometimes it will take a time to adapt in things, but I believe maybe it will be nice, it will be good if everything in the short period we can do something. So people will start to believe in Pakistan football. Absolutely. Now, Alberto, you've come to Punjab, and especially Lahore, which is known as the capital, the cultural capital of Pakistan. And we also know that you love your music as well, especially Peruvian music. You play the trumpet as well. Once the initial, once the initial tough phase is over about these upcoming competition and then the men's competition as well, any chances that we can see something like what you did in Newcastle, bringing Peruvian music over there and your own trumpet, fusing it with Oh, Pakistan as well?
My friend, I always say I will dedicate play trumpet, I don't know where I will be. I'm not that good. So it's a hobby. I like it. I like the music. I like all music in general. I'm really open person to learn. So I'm saying it was a little bit fun, jokey moments, and when you enjoy, I want to do something different from play football all the time. So I always, when I was in the school, I learning to play the trumpet. So when I start play professional, yeah, I say, why not? We'll come back again to return with my music. I got the trumpet teacher from Newcastle. So yeah, it was a little bit fun. And but to be honest, God gave me only one. He blessed me with only one talent. So was playing football, and maybe I will be a good coach. I don't know, but yeah, music at the moment is in the side. It's a lot of work to do with the football. Absolutely. I used to play the saxophone in school as well, so hopefully one day we can play the saxophone and trumpet Oh, we together. can do some jamming. We need to learn a little bit salsa music from Puerto Rico. Absolutely, absolutely. Norberto, thank you so much for making time for us. It's been a pleasure. problem. We wish you the No very problem. best and hope to see you soon in person as well. Thank you, my friend, for the time, and so all the best to you. Fingers crossed, we start to doing good thing for your country. Absolutely. Gracias. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Alberto Solano there with an interview with us. बड़ा मजा आया इनसे बात करके, and we wishing him the very best of luck, and hopefully I got to see him as well. I still remember a bit of my saxophone, so I have a good salsa party, Peruvian music. आपने तो बड़ी जल्दी बॉन्डिंग भी और दोस्ती भी होगी, हमें भी इंट्रोड्यूस करा दे, हम भी शो का हिस्सा हैं. बट क्या बात है, मैं ये इंटरव्यू मैंने बड़ी गौर से सुना है, और जिस तरह से जितने एक लाइवली जॉली नेचर है इनकी, एक तो मैं इस चीज़ से बहुत बड़े हम्बल नज़र आए, और जितनी इनकी खिदमत, जैसे वो प्लेयर थे. और अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, एलन शेरर ने इनकी बड़ी तारीफ़ की कि मेरे आधे गोल जो है वो इनकी वजह से आए, और उनको वापस बुलाया न्यूकासल. और इस तरह का बंदा, और लग ही नहीं रहा था कि कोई अंदर किसी किस्म की जो है ना, बट आई थिंक आई रियली होप कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और वाकई इस तरह की जो फिगर है या इस तरह का जो कोच है वो हमें चाहिए होगा अपने फुटबॉल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, बिकॉज बहुत काम करने की जरूरत है. जैसे लीग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि भाई नो एक्सक्यूजेस, एंड ये तो ज़रूरी है. लीग्स में दुनिया में और कहीं नहीं होता है कि भाई फुटबॉल होती नहीं है यहाँ पे. बिल्कुल. पर लतीफ़ ऑलरेडी अपनी सालसा शर्ट पहन के ही आ गए. अल्तमिश इनकी पर्सनैलिटी से तो बहुत जॉली लग रही है, लेकिन एक बात मैं बताना चलूँ कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो द बेस्ट फुटबॉल मॉडल जो पूरा इंटायरली बेस करता है डायस्पोरा प्लेयर्स के ऊपर और डेटा पे रिसर्च के ऊपर डायस्पोरा प्लेयर्स को ढूंढने में, वो है अल्बानिया का मॉडल. मैंने उसके ऊपर मैंने अल्बानिया की नेशनल टीम पे मैंने स्टडी किया है काफ़ी. उन्होंने कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, मतलब मेन यूरोपियन कंट्रीज की जो मिसाल है, आप देखें कतर तो चले, वो तो एक पासपोर्ट दे के खिलाना. मैं कतर और यूएई और मैं इन कंट्रीज की बात नहीं करता. अल्बानिया जो है ना, वो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने काम किया है कि ऐसी छोटी छोटी दुनिया की लीग्स में जाके वो डायस्पोरा प्लेयर्स ढूंढने हैं जिनकी कोई दादा दादी, नाना नानी, कोई कहीं से कोई अल्बानिया का जिसका कनेक्शन था, उन सबको इकट्ठा किया और फिर अपनी टीम के अंदर उनको लेकर आए. और अल्बानिया का रिजल्ट फिर हमने देखा वर्ल्ड कप के अंदर कि काफी बड़े बड़े मुल्कों के बनस्बत बहुत डिसेंट परफॉर्मेंसेस थी उनकी, बहुत डिसेंट फुटबॉल खेला. तो उस किस्म का जो डेटा बेस्ड मॉडल जो है ना, वो अगर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो, बिकॉज अल्टीमेटली इतने पिछले सालों से हम देख रहे हैं जिस किस्म का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब इमिग्रेशन हो रही है पाकिस्तान से, तो मे बी द इमिग्रेंट्स नॉट देमसेल्व्स बट सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो इमिग्रेंट्स हैं उनमें डेफिनेटली फुटबॉल टैलेंट होगा, और वो किसी छोटे मुल्क की किसी छोटी लीग के अंदर होंगे. तो उस डेटा बेस को हमें डेवलप करने की जरूरत है ताकि फिर हम उन प्लेयर्स को टैप कर सके और पाकिस्तान में फिर उनको ला सके. तो मैं समझता हूँ इस चीज पे उनको वर्क करना चाहिए. बिल्कुल सही. चलें जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड बिफोर वी एंड द शो, लेट्स हैव क्विकली हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स, नॉट द हाइलाइट्स रादर द मैचेस, द अपकमिंग फिक्सचर्स ओवर द वीकेंड फॉर द इंग्लिश प्रीमियर लीग. लेट्स क्विकली सी देम ऑन आवर स्क्रीन्स. There we go. Chelsea play Fulham से लंदन डार्बी होगी. इनफैक्ट दोनों स्टेडियम्स बड़े आसपास ही हैं, तो शायद फुलम जो है वॉक करके चेल्सी आ जाए. एंड यूनाइटेड प्ले बर्नली एंड मे बी मेक अ ब्रेक फॉर रूबन एमोरिम. Sunderland versus Brentford should be a good match as well. Spurs versus Bournemouth, again a good match. Everton really need some points, and Everton on a decent streak right now. Leeds versus Newcastle, again a good match. Leeds needs some points as well. Brighton versus City. City का पिछला मैच बड़ा बुरा था. They would be looking to win, but both the teams lost their last matches. Nottingham Forest versus West Ham. Graham Potter living on the edge. West Ham need to win this one. Liverpool versus Arsenal, the box office match on Sunday. And Aston Villa versus Crystal Palace should be a mouth-watering clash as well.
Gentlemen, quick comment and we say goodbye. मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मैच है लिवरपूल आर्सेनल के और वो लेकिन अब जो करंट फॉर्म है मैं ये समझता हूँ तो यहाँ मुझे होगा One एनफील्ड versus पे two. लेकिन लग ये रहा है कि आर्सेनल फेवरेट नजर आ रही है बट यू नेवर नो ऑन द मैच डे Perfect. क्या होता है जी. नहीं आर्सेनल लिवरपूल को अभी दिखाएगी कि जो डेफिशिएंसीज है ना उनको सही तरीके से एक्सप्लॉइट करेगी और नो क्वेश्चन अबाउट इट आर्सेनल इज गोना गेट एन इजी विक्ट्री Chelsea ओवर अगले Fulham दिन मार्केट भी शट हो रही है तो आई थिंक अगर वो दिखा दें तो ज्यादा अच्छी बात है नहीं, क्योंकि फिर एक 100% दिन बचेगा Chelsea प्ले Fulham, करने के Chelsea चेल्सी फुलम चेल्सी टू बीट फुलम मुझे लग रहा है क्योंकि चेल्सी का इसका जो स्क्वाड है नो क्वेश्चन परफेक्ट. चलें, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से अपना ख्याल रखिए. गुड नाइट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ.